हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पीसीएम लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और दोस्तों, अपवर्तनांक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक कंप्लीट वॉच कर लेते हो। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस वीडियो में मैंने अपवर्तनांक को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर किया है, डीपली जाकर समझाया है। इससे बाहर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेते हो तो आप न्यूमेरिकल्स को चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, आज की ये शानदार वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपवर्तनांक के बारे में हम पहले जान लेते हैं कि अपवर्तनांक होता क्या है, एंड उसके बाद हम इसका डेरिवेशन जो भी फॉर्मूलाज होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अपवर्तनांक की परिभाषा को हम पढ़ते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने दो नए वर्ड आए हैं, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख करके आइए, क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपको मैं डायरेक्ट बता दूं। क्योंकि अगर आपको पहले के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये वीडियो आपको शायद से समझ में ना आए। बट अगर आपके पहले के कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हैं बिल्कुल, तो आपको ये वीडियो 101% समझ में आएगा। तो यहाँ पर आपको इनके बारे में पता ही होगा। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपने अपवर्तन और परावर्तन पढ़ के आए, उसके बाद ही यहाँ पर आए हो अपवर्तनांक पढ़ने। तो दोस्तों, यहाँ पर आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक अपवर्तनांक कहलाता है। तो ये इतना आपका हो गया। और इसे शो किससे करते हैं? तो इसे हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको इतना आपको याद रखना है, इसे हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता। दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। कई लोग आपसे पूछ सकते हैं कि अपवर्तनांक का मात्रक बताइए, तो आप कह सकते हो कि अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता। तो दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया। तो इसके बाद हमने एक ब्लैक कलर से पॉइंट लिखा है जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आप देखिए, बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिकतम तथा लाल रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ये आपको याद रखना है कि आपका जो बैंगनी कलर होता है ना, उसके लिए आपका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, और लाल रंग जो होता है आपका, उसके लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक लाइन और याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। यदि प्रकाश की किरण n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम से n2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में जा रही है। ये आपका मैं डेरिवेशन छोटा सा कर रहा हूँ, जो कि डेरिवेशन नहीं कह सकते इसे, सिंपल सी आपकी एक लाइन में ही आंसर आएगा। यदि प्रकाश किरण n1 माध्यम से n2 माध्यम में प्रवेश कर रही है तो आपका जो अपवर्तनांक निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? आपको आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का मतलब तो पता ही होगा, साइन ए अपॉन साइन आर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1n2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा, क्योंकि पहले से दूसरे में जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि प्रकाश की किरण n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम से n2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में जा रही है, तब की बात हो रही है। अगर दूसरे से पहले में जाती है तो 2n1 हो जाता है, ये आपको याद रखना है। तो अभी क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम से n2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में जा रही है। तो यहाँ पर हम 1n2 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। तो इतना आपको याद रखना है। एंड इसके बाद हम देख लेते हैं। इसके बाद है, यदि प्रकाश की किरण वायु से जल में जा रही है तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। दोस्तों, इसमें काफी ज्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि किसके सापेक्ष बोला जाता है और कैसे लिखते हैं, तो वो मैं आपको बता दूं। जिसके सापेक्ष बोला जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि प्रकाश की किरण वायु से जल में जा रही है तो वायु के सापेक्ष कहा है ना, तो जिसके सापेक्ष कहते हैं तो उन्हें हम आगे रखते हैं। आप जानते ही हैं, किसी के मतलब रिस्पेक्ट करते हो तो उसको आगे रखते हो ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालने के लिए बोला है। तो वायु माने एयर, और जल, जल माने वाटर, तो W हो जाएगा और A हो जाएगा। तो A को हम पहले रखेंगे क्योंकि जल के सॉरी वायु के सापेक्ष कहा है, तो एयर को हम आगे रखेंगे। तो ANW हो जाएगा, N फॉर अपवर्तनांक है। तो A के सापेक्ष मतलब W का अपवर्तनांक, यानी एयर के रेस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं वाटर का। ओके, इतना आपको याद रखना है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल के। ओके, इसके बाद आपको लिखना है, यदि प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम, कांच, जल, तेल जैसे हो सकते हैं, कई सारे मीडियम्स होते हैं, तो आदि में जा रही है, तब क्या होगा, तब हो जाएगा n बराबर वायु में प्रकाश की चाल अपॉन में हो जाएगा माध्यम में प्रकाश की चाल।
तो इतना आपको याद रखना है। एंड इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इसके बाद आपको पढ़ना है, यदि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1 and 2 हो तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, और ये हमें वैल्यूज दे रखी हैं। तो यानी कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष बोला है, ये लाइन आपको याद रखना है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष बोला है वो उसे पहले ले आओ। यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरे माध्यम के सापेक्ष, तो 2 को हम आगे लेकर आए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2, और किसके दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, तो पहले को हम बाद में ले आए, क्योंकि जिसके सापेक्ष बोला जाता है उसे हम आगे ले आते हैं। तो 2 and 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1 and 2, क्योंकि माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हमें दिया हुआ है 1 and 2, तो हमने 1 and 2 रख दिया, और पहले का हमारे लिए 1 है। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपवर्तनांक और चाल में संबंध। चाल का मतलब प्रकाश की चाल है, नॉर्मल चाल नहीं है, प्रकाश की चाल की बात हो रही है, यानी अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध। तो यहाँ पर अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये आपका हो जाएगा। तो इसका आपका फाइनल जो फॉर्मूला कह सकते हो, फॉर्मूला निकल के आता है, वो आता है n बराबर c/v। ओके, एंड इसके बाद हम बढ़ लेते हैं एक नया टॉपिक, जो कि हमारा है मैग्निफिकेशन, यानी रेखीय आवर्धन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। लंबाई, जो पृथ्वी की लंबाई, वस्तु की लंबाई जो आप ज्ञात करते हो ना, वो यही फॉर्मूलेज होते हैं, तो इन्हें आपको याद रखना है, जिसे हम मैग्निफिकेशन यानी रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो रेखीय आवर्धन का जो परिभाषा होगी वो क्या होगी, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई प्रतिबिंब की लंबाई I तथा वस्तु की लंबाई O के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। आपको समझ में आया? कुछ नहीं आया तो दोबारा बताता हूँ। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण आप जानते हो अवतल या उत्तल हो सकते हैं। तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष आप जानते ही हो, जैसे ये कोई दर्पण है, इसके जो सेंटर में होता है वो आपका मुख्य अक्ष कहलाता है। ओके, मुख्य अक्ष पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई प्रतिबिंब की लंबाई I, प्रतिबिंब की लंबाई को हम I से शो करते हैं, एंड जो आपकी वस्तु की लंबाई होती है उसे आप O से प्रदर्शित करते हो, और इसका जो अनुपात होता है वो हमारा रेखीय आवर्धन कहलाता है, और इसको हम m से प्रदर्शित करते हैं। तो अब आप फार्मूले आराम से निकाल सकते हो। m बराबर हो जाएगा I/O। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब की लंबाई I होती है, वस्तु की लंबाई आपकी O होती है, तो इसका अनुपात जो होता है रेखीय आवर्धन m कहलाता है। तो इसको हम एक और तरीके से जानते हैं, m बराबर -v/u। प्रतिबिंब की दूरी होती है और वस्तु की दूरी u होती है, तो दूरी और लंबाई के जो रिलेशन निकल के आता है, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। ये दोनों फॉर्मूलेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद करिएगा, ये आपके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड कहीं पर भी आपको कुछ डाउट हो तो वहाँ पर आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम आपके कमेंट को रिप्लाई कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, वहाँ पर आपको जो है PDF नोट्स वगैरह मिलते रहते हैं, तो उसे ज्वाइन जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।